नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत। सबसे पहले जानिए आज क्या है खास। पहली और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है शेख हसीना से जुड़ी। बांग्लादेश शेख हसीना को सताने में तुला हुआ है। शेख हसीना का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया, लेकिन आज भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है। भारत के इस कदम के क्या मायने हैं और किस तरीके से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को संदेश दिया गया है, पूरी खबर लाउड एंड क्लियर अंदाज में होगी आपके सामने। दूसरी खबर अमेरिका से है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साल के दूसरे शासनकाल के लिए एजेंडा तय कर दिया है। ट्रंप ने कनाडा और ग्रीनलैंड को रेड सिग्नल दिखा दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि कनाडा और ग्रीनलैंड का विलय अमेरिका में हो जाए। पहली बार ट्रंप ने साफ साफ कहा कि वो अमेरिका को ग्रेटर अमेरिका बनाना चाहते हैं। ट्रंप 2.0 की क्या होगी विस्तारवादी नीति? क्या रूस चीन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप कनाडा और ग्रीनलैंड में हड़प नीति लागू करने वाले हैं? डिटेल इनपुट थोड़ी ही देर बाद। तीसरी खबर पाकिस्तान से, जहां गिलगित बल्तिस्तान में बगावत हो रही है और जनता सड़क पर उतर आई है। जनता की बगावत को काबू में करने के लिए शहबाज शरीफ सेना भेजने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बगावत की वजह है क्या और बगावत से कैसे पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी चुनौती दी जा रही है, एक एक क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी। वही खबर होगी आगे दिल्ली से, जहां पर शीश महल के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तकरार हुई है और दोनों पार्टियों के बड़े नेता सड़क पर उतरे। धरना प्रदर्शन हुआ। एक एक तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने, लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं चौंकाने वाली उन तस्वीरों के साथ, जहां पहली तस्वीर भीषण सड़क हादसे की है। एक बिजी रोड और गैस से भरा टैंकर कैसे डिवाइडर से टकराया, ये देखिए। टक्कर के बाद आसपास का पूरा इलाका आग के दरिया में तब्दील हो गया। टैंकर में भीषण धमाका और वहां से गुजर रही गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। एक के बाद एक धमाके होते रहे। अब दूसरा वीडियो इराक के मोसूल से, जहां पर आईएसआईएस की एक गाड़ी पर सरेआम गोलियों की कैसे बौछार की गई, देखिए। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते इराकी फोर्स के जवान। तेजी से गुजरती गाड़ी और इराकी फोर्स के जवानों ने दर्जनों राउंड फायर किया। गोलियों की इस बौछार के बीच गाड़ी यहां से तो गुजर गई, लेकिन आगे जाकर पलट गई। अब तीसरी तस्वीर अमेरिका के ह्यूस्टन से। एक कार कॉफी शॉप के अंदर कैसे आ गई, ये देखिए। खबर यह है कि कार की ब्रेक अचानक फेल हो गई, लेकिन खौफनाक तस्वीर है क्योंकि दीवारों को तोड़ते हुए सीधे कैफे हाउस में आ गई ये कार। गनीमत यही थी कि हादसे के वक्त वहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। हालांकि खबर तो यह भी है कि ड्राइवर को मामूली चोटें जरूर आई। अब चौथी तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। एक कछुए और एक पापी की तस्वीर है। क्यूट। वैसे ये छोटा डॉग कछुए की पीठ पर जाकर बैठ गया, सवारी कैसे कर रहा है, इन तस्वीरों को देखकर सभी ने कहा क्यूट। यूट्यूब पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अब तक इसे कई मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। अब पांचवी तस्वीर स्नो स्केटिंग की। एक शख्स ने बर्फ में स्कीइंग की। फिसलकर ये शख्स पानी में उतरा। शख्स ने ऐसा बैलेंस बनाया कि वो पानी में डूबा तक नहीं, सही सलामत बर्फ की चादर पर आ गया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है भारत सरकार ने बांग्लादेश को कड़ा और सीधा संदेश दिया है। सरकार ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने पासपोर्ट रद्द होने के बाद भी वीजा बढ़ाया, जिसका मतलब यह है कि वीजा बढ़ने के बाद भारत में रह सकेंगी शेख हसीना। आपको बता दें, बांग्लादेश में पिछले साल 5 अगस्त को तख्तापलट हुआ, जिसके बाद से शेख हसीना भारत में है। तो भारत में रहने के लिए शेख हसीना का वीजा बढ़ाया गया है, लेकिन भारत का बांग्लादेश को क्या इसके जरिए कोई संदेश है? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख कर रही है और बांग्लादेश को भारत का यह साफ संदेश है क्या?
भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को यह सीधा संदेश दे दिया है, और यह संदेश है क्या? एक्सपर्ट्स के साथ इसी को लेकर करूंगी सवाल, क्योंकि यह भारत का बांग्लादेश को जिस तरीके से फैसले के तहत संदेश दिया जा रहा है, भारत ने यह साफ कर दिया शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं होगा, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पासपोर्ट रद्द होने के बाद भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है, और गृह मंत्रालय ने भारत में रहने के शेख हसीना के वीजा को जिस तरीके से बढ़ाने का फैसला लिया है, आपको बता दें 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद हसीना भारत में शरण ले चुकी हैं। और फिलहाल इस बीच आपको बता दूं, मेरे सहयोगी से इस बारे में करूंगी सवाल, और साथ ही इस वक्त दीपक वोरा सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम दीपक सर। सवाल यही कि इस वक्त लिया गया ये फैसला क्या बांग्लादेश को सीधा संदेश? सबसे पहले बहुत बहुत आभारी हूं मैम, जबकि आपके चैनल पर होता हूं ना, एंड आई मीन दिस विद टोटल सिंसेरिटी। आप ऐसे प्रश्न करती हैं कि मुझे बहुत सोचना पड़ता है। यू आर ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। नो वंडर योर चैनल इज द बेस्ट इन द कंट्री इफ नॉट इन द वर्ल्ड। देखिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने उनका पासपोर्ट पहले तो आपने एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की थी, अब आप डाल रहे हैं। आपकी सरकार, जो बांग्लादेश की सरकार, ढाका में जो सरकार बैठी है, वो एक्सटर्नली इम्पोज सरकार है। किसने इलेक्ट किया उसको? शेख हसीना की तो इलेक्शन हुई थी। ये तो नहीं होता कि तब तख्ता पलट होता है, जो मनमानी आप करिए। हमारे भी कानून है, अंतरराष्ट्रीय कानून है। इस तरह से हम नहीं वापस उनको भेजेंगे, और हमने उनका वीजा एक्सटेंड कर दिया। ये हम बांग्लादेश को साफ साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे द्विपक्षीय संबंध आपने खराब किए हैं। ये जो मोहम्मद यूसुफ खान है, अपने आप को इंटरिम एडवाइजर कहता है और 100 करोड़ साल तक इंटरिम एडवाइजर रहना चाहता है, इसने बिगाड़े हैं। और जो इसके जो पुतली मास्टर हैं, इसके पपेटियर्स जो इसको नचाते हैं। दूसरी चीज, इसका कोई इलेक्शन नहीं है, इसको कोई दबाव नहीं है, इसकी कोई लेजिटिमेसी। एंड फाइनली मैम, सबसे बड़ा सवाल, अरे जितना मर्जी आप प्रेशर डालो और ये करो और अपने मीडिया में उछालो और डेमोन्स्ट्रेशंस करो, भारत वही करेगा जो भारत सोचता है। अभी भारत ने जिस लिहाज से फैसले लिया है, दीपक सर, आई कम बैक टू यू। एक ऑडियो ग्लिच भी आपका रेक्टिफाई करते हैं, लेकिन इस बीच मनीष, फैसला है क्या? और प्रत्यर्पण यहां पर साफ तौर पर कह दिया गया कि नहीं होगा, वीजा बढ़ाना मतलब यही फैसला? बिल्कुल, देखिए, तकनीकी तौर पर हमें इस मामले को देखने की जरूरत है। सबसे पहले तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने शेख हसीना के भारत में रहने की अनुमति दे दी है। और यहाँ पर जो वो रहेंगी वो वीजा अवधि बढ़ा दी है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रिवोक कर दिया था, यानी आज की तारीख में शेख हसीना के पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने वीजा अवधि बढ़ा दिया है बिना पासपोर्ट के। तो ये एक बड़ा संदेश है। संदेश क्या है कि बांग्लादेश की सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी, और बदले में हमने क्या किया? हमने कहा कि नहीं, शेख हसीना भारत में रहेगी। क्या होता है अगर उनके पासपोर्ट नहीं है? बिना पासपोर्ट के रहेंगी, और हम उनको एक परमिट लेटर जारी करते हैं। तो भारत सरकार ने बिना कुछ कहे दरअसल बांग्लादेश को सीधा सीधा दो टूक शब्दों में ये संदेश दे दिया कि आप जो सोचना है करो, जो आपके यहाँ जो फॉर्मेलिटी करनी है करो, लेकिन हम शेख हसीना को यहाँ से वापस नहीं भेजने देंगे। जाहिर है, जैसा कि एम्बेसडर वोरा भी आपको बता रहे थे, भारत का जो शेख हसीना के साथ जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो एक कारण तो है ही। लेकिन दूसरी बात अब आप देखिए क्या है, बांग्लादेश आज की तारीख में जो भी फैसले ले रहा है वो भारत को उकसाने के लिए ले रहा है, भारत को चिढ़ाने के लिए ले रहा है। वहीं भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से इस तरह के फैसले लिए हैं, जहां पर शेख हसीना को अब भारत में लंबी अवधि तक रहने की इजाजत मिल गई है। TV9 के पास यह भी जानकारी है कि शेख हसीना नई दिल्ली में किस इलाके में रहती है, लेकिन सुरक्षा लिहाज से हम उस जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, शेख हसीना भारत में रहेंगी, जब तक चाहेंगी तब तक रहेंगी, उनको कोई भेजने वाला नहीं है। भारत का ये फैसला, अगर यहाँ पर भारत को उकसाने की कोशिश बांग्लादेश की तरफ से दीपक वोरा सर की जा रही है, तो जाहिर सी बात है भारत इसको अपने लिहाज से कहीं ना कहीं संदेश जरूर बांग्लादेश को देगा, और इसका आने वाले वक्त में भी संबंधों पर साफ असर नजर आएगा। सर, तो आएगा, ये डिपेंड करता है ढाका के ऊपर। हमने वही किया है जो हम सोचते हैं सही है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। ये थोड़ा मतलब है मैम कि आपका राजदूत किसी भी देश का यहाँ बैठा हुआ हो और आपकी सरकार जो उसको वापस बुलाना चाहती है, जो होस्ट, जो उसकी सेंडिंग गवर्नमेंट है, जी हमने इसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया, अगर वो मुझसे शरण मांगे तो मैं क्या करूं? इंटरनेशनल लॉ इज वेरी क्लियर। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे शरण मांगता है एज पर इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ एंड कन्वेंशन एंड प्रैक्टिस, आप निर्णय करेंगे कि उसको वापस भेजना है कि नहीं। इन्होंने कहा कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ये किया। किसी ने नहीं कहा कि शेख हसीना सड़क पे आ गई थी मशीन गन लेके और लोगों को मार दिया है। ये कहा है कि उसकी हुकूमत के
पुलिस ने और फौज ने ये किया था, बट देयर इज नो डायरेक्ट एलिगेशन ऑफ हर इन्वॉल्वमेंट। अगर नहीं है तो हम क्यों भेजे? आपने हमें कन्विंस तो किया नहीं है कि उसकी कोई गलती है और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। सो मैम, ये संदेश है दैट भारत वही करेगा जो अंतरराष्ट्रीय कानून है और जो भारत के हित में है। आपने जो करना कर लीजिए, आपने अपने संबंध हमसे बिगाड़े हैं, इस बारे में मैं लेना चाहूंगी। चलिए, इस पर नजर रहेगी और मेरे सहयोगी से आगे भी इसको लेकर करूंगी बात। फिलहाल आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तेजी से भागती हुई दुनिया ने क्या पृथ्वी की रफ्तार को धीमा कर दिया है? हमारी होड़ अक्सर हमें एक ऐसी अंधाधुंध दौड़ में धकेल देती है जिसके फायदे तो होते हैं, लेकिन उसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नासा ने चीन के 3 गॉर्ज डैम को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। नासा वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन के हुबई प्रांत में यांगसी नदी पर बने विशाल 3 गॉर्ज डैम पृथ्वी की रफ्तार रोकती है। नासा ने चेतावनी दी है कि डैम में भारी मात्रा में पानी स्टोर होने की वजह से ही धरती के घूमने की गति हर दिन के हिसाब से 0.6 माइक्रोसेकंड तक धीमी हो चुकी है। आपको हम बताते हैं कि चीन के 3 गॉर्ज डैम पर नासा की तरफ से क्या चेतावनी सामने आई। चीन के विशाल 3 गॉर्ज डैम की वजह से ही धरती के घूमने की स्पीड धीमी हो गई है। पृथ्वी की गति हर दिन 0.6 माइक्रोसेकंड धीमी हो रही है। डैम में भारी मात्रा में पानी स्टोर किया गया है, इसी वजह से पृथ्वी घूमने की गति में बदलाव हो रहा है। बता दें आपको, विशाल 3 गॉर्ज डैम चीन के हुबई प्रांत में यांगसी नदी पर बना है, जिसको लेकर अब जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, धरती के घूमने की गति आखिर प्रभावित कैसे होती है, अब ये समझिए। धरती के घूमने की गति को समझने में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अहम है और ये बताता है कि कैसे धरती अपनी धुरी पर घूमती है। जब एक जगह पर पानी जमा होने पर धरती की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदल सकता है। 3 गॉर्ज डैम में 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आ सकता है, जिससे ये धरती के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ही थोड़ा बढ़ा सकता है। धरती की गति इससे धीरे हो जाती है। अब जिस तरीके से 3 गॉर्ज डैम को लेकर ये खबर सामने आ रही है, इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि 185 मीटर इसकी ऊंचाई है और 2 किलोमीटर की इसकी लंबाई। 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रखने की इसकी क्षमता और 22,500 मेगावाट बिजली उत्पादन इसके जरिए होता है। अब बड़ी बात समझिए, क्योंकि लाखों घरों और उद्योगों को बिजली इसके जरिए मिलती है। दुनिया का ये सबसे ज्यादा एनर्जी पैदा करने वाला डैम है। अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने में महज 12 दिन का समय बाकी है, लेकिन ट्रंप ने अभी से यह तय कर दिया है कि उनके दूसरे शासनकाल के लिए क्या अहम एजेंडे रहने वाले हैं। 1 महीने पहले तक ये मजाक लग रहा था कि ट्रंप कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अपने इसी एजेंडे पर बहुत सीरियस हैं। आज कनाडा और ग्रीनलैंड पर अपडेट आया है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो ग्रेटर अमेरिका के लिए बहुत सीरियस हैं। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को 51वां राज्य कह चुके हैं और अब ट्रंप ने एक बकायदा मैप भी जारी किया है। इसलिए अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको मैप के जरिए ये बताएंगे कि अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति आखिर है क्या। हालांकि यहाँ पर आपको बिल्कुल अमेरिका से सटा कनाडा भी नजर आ रहा है, वॉशिंगटन डीसी और ग्रीनलैंड नूक, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले कनाडा को लेकर ये फैक्ट जानिए, क्योंकि ट्रंप ने कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की जिस तरीके से इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि आप इससे उस कृत्रिम रूप से खींची गई रेखा से छुटकारा पा सकते हैं, ये वो बयान है जिसके जरिए ट्रंप के इसी एजेंडे को लेकर सुर्खियां बनी। और ये आप देख सकते हैं कि ये कैसी दिखती है। ट्रंप ने बकायदा इसको लेकर ये बात शुरू में ही कह दी थी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बेहतर होगा। इसी के जरिए ये प्लान और इसको लेकर अमेरिका की तरफ से संकेत साफ हुआ, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से ट्रंप ने जोर देकर यह बात कही है कि वो कनाडा को अमेरिका का हिस्सा और उसका 51वां राज्य बनाना चाहता है। अब ग्रीनलैंड को लेकर बात इस लिहाज से समझिए, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ग्रीनलैंड की भी जरूरत है। सुझाव भी दिया कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए उनके प्रस्ताव का विरोध करता है तो उस पर टैरिफ लगाया जाना चाहिए। अब ट्रंप के बेटे डॉन जूनियर भी अब पर्सनल यात्रा के तहत ही जिस तरीके से ग्रीनलैंड पहुंचे, उसके बाद भी इस बात के संकेत साफ हो गए कि ये कितने सीरियस तौर पर एक मुख्य एजेंडे के तौर पर ट्रंप के सामने है। ये भी बता दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वतः क्षेत्र है जो लंबे समय से अमेरिका का सहयोगी और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो का संस्थापक सदस्य है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर जिस तरीके से ये मैप शेयर की है, मैप में कनाडा को अमेरिका का उन्होंने हिस्सा बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही आपको बता दें, इस मैप को उन्होंने शेयर किया। मैप को पोस्ट करते हुए लिखा, ओ कनाडा।
ये रहा वो मैप जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, क्योंकि यहां इन्हीं ट्रंप के बयानों के बाद और मैप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के बाद ये साफ हो गया कि आखिर ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत में किस तरीके से बड़े फैसले इसको लेकर ले सकते हैं। लेकिन कनाडा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आखिर लिखा क्या है, इस बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। क्योंकि कनाडा पर ट्रंप ने क्या कहा, कनाडा अब अमेरिका का 51वां देश बन जाए और अमेरिका कनाडा के मिलने से एक महान देश बनेगा। विलय के बाद दोनों देशों के बीच टैरिफ की समस्या भी नहीं रहेगी, जिसका थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र कर रही थी। ट्रंप ने यही कहा था कि हम कनाडा को रूस और चीन से सुरक्षा भी देंगे। अब कनाडा पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि कनाडा के खिलाफ आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे। कनाडा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि कनाडा को अमेरिका में क्यों मिलाना चाहते हैं ट्रंप। अगर कनाडा का विलय होता है तो अमेरिका की पहुंच आर्कटिक तक होगी और आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियां अमेरिका के लिए चुनौती हैं। हालांकि कनाडा को 850 करोड़ की सब्सिडी अमेरिका देता है और ट्रंप के मुताबिक ये सब्सिडी अमेरिका पर बोझ है। कनाडा से ड्रग तस्करी, घुसपैठ पर ट्रंप लगाम लगाना चाहते हैं। और इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां बीजेपी पंडित प्रकोष्ठ के सदस्य आप में शामिल और मंदिर प्रकोष्ठ के कई सदस्यों के शामिल होने को लेकर इस वक्त ये खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की मौजूदगी में कैसे ये शामिल हुए, उसी की तस्वीर आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के कई सदस्य आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो क्या ये पुजारी सम्मान योजना के बाद लिया गया महत्वपूर्ण फैसला? हालांकि क्या इसी आधार पर लिया गया, चुनावी लिहाज से इसे समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बीच ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस वक्त की ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के सदस्य हैं जो आम आदमी पार्टी की में शामिल हो रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां बीजेपी के पंडित प्रकोष्ठ के कई नेता आम आदमी पार्टी में भी तो शामिल हो गए हैं, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया में अब इसमें इंपॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी की पुजारियों को सम्मान राशि देने का वो फैसला। और एक और बहुत खुशी की बात है, और कई लोग हैं उनके नाम मैं लूंगा, बट इससे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये निवेदन करूंगा कि इन सबको सम्मान के तौर पे इस अंग वस्त्र को, इस शॉल को देके इनका सम्मान कीजिए। तो आम आदमी पार्टी की पुजारियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल होते फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी के पंडित के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सनातन सेवा समिति को ज्वाइन करने का जो फैसला लिया है, उसी की फिलहाल ये तस्वीरें। दिल्ली के साधु संत किस तरीके से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विवेक, क्या खबर इस बारे में और कौन कौन फिलहाल मंच पर मौजूद है, इसे आने वाले वक्त के चुनाव के लिहाज से जरा समझाएं। श्री वीरेंद्र जी, श्री सोहन दास जी, विवेक आपको मेरी आवाज मिल रही है? साफ की जाए तो जिस तरह से चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, 5 तारीख को मतदान होने, 8 तारीख को नतीजे आने हैं, उसके चलते जो है लगातार जो पार्टियां हैं अपना पूरा दमखम लगाने में लगी हुई है। और उसी के तहत जो है जो आम आदमी पार्टी की सनातन सेवा समिति है उसमें काफी जो धर्मगुरु है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मंच पर आपको जो धर्मगुरु है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, पंडित जो है वो नजर आएंगे। और यहाँ पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज मौजूद है, संजय सिंह मौजूद है। तो इनका ये कहना है कि काफी तरह के जो पुजारी है, जब से इन्होंने 8,000 सैलरी का ऐलान किया है उसके बाद से लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पर जो बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के जो पुजारी है वो भी यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी में
में जुड़ने के लिए पहुंचे हैं, यानी कि सनातन सेवा समिति में जुड़ने के लिए पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तो लगातार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पर काफी गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। तो काफी नेता जो है वो एक दूसरे की पार्टी को छोड़ के अन्य पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पर जो है काफी तादाद पुजारी और धर्मगुरु जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी यानी कि जो उनकी सनातन सेवा समिति है उससे ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। विवेक हमें बता रहे हैं किस तरीके से अब आधिकारिक तौर पर फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ये सभी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ में आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई गई ये बड़ी सेंध, उसी की वो तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा सकता है। हालांकि अब दिल्ली इलेक्शंस को देखते हुए जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है उसी के बारे में हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इन्हीं योजनाओं के फैसले लेने के बाद आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं ये तमाम सदस्य। आज की एक और बड़ी खबर है, ट्रंप 2.0 के एजेंडे में कनाडा के साथ साथ ग्रीनलैंड भी है, जिसके बारे में अब से थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी। अब ग्रीनलैंड पर भी ट्रंप ने अपने इरादों को कैसे साफ कर दिया, अपडेट आपके सामने, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर पहली बार बयान दिया है। और ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान क्या है, जानिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कानूनी हक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर क्या कहा आपने सुना, लेकिन अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है, इंफॉर्मेशन उसी आधार पर आपके सामने, क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है जहां से रूस और यूरोप पर नजर रखना आसान है। अब ग्रीनलैंड से अमेरिकी सेना की पहुंच उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक में मजबूत हो जाएगी। ग्रीनलैंड में खनिज, तेल और गैस के विशाल भंडार भी हैं और ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे वहां नए समुद्री रास्ते भी खुल रहे हैं। हालांकि ये रास्ते व्यापार और सामरिक गतिविधियों के लिए अहम हैं। ग्रीनलैंड को शामिल कर अमेरिका की ताकत रूस और चीन से दुगनी हो सकती है। अब ट्रंप जिस ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं उस ग्रीनलैंड में उनके बेटे ट्रंप जूनियर पहुंचे हैं और ट्रंप जूनियर ग्रीनलैंड की राजधानी नूक के हवाई अड्डे पर पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ये तस्वीर भी शेयर करी। मैप के दौरान इसी बारे में मैं जानकारी आपके सामने रख रही थी, क्योंकि ये तस्वीरें सामने आने के बाद साफ हो गया कि किस तरीके से ट्रंप जूनियर ग्रीनलैंड की राजधानी नूक के हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की हैं। अब ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के लिहाज से भी खबर को समझ लीजिए, क्योंकि अमेरिका अगर चाहे तो ग्रीनलैंड पर 2 घंटे में कब्जा कर सकता है। इस तथ्य की संभावना किस लिहाज से है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि 2 घंटे में ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा, जहां ग्रीनलैंड में अमेरिका का थुले बेस है और थुले बेस पर 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ग्रीनलैंड में अमेरिका का उत्तरी सैन्य अड्डा है, आर्कटिक में अमेरिकी वायु सेना और अंतरिक्ष बल का रणनीतिक हब। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके आधार पर समझिए कि आखिर किस तरीके से ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। और थुले बेस जिसका जिक्र किया, थुले बेस में ही अमेरिका की मिसाइल डिफेंस प्रणाली है और अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम भी है। हालांकि जिस तरीके से ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, रणनीतिक एयर स्ट्राइक, नौसैनिक घेराबंदी और साइबर अटैक के साथ साथ कब्जे की योजना के तहत क्या कदम उठाए जा सकते हैं, वही डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के जरिए ऑपरेशन या नौसैनिक घेरेबंदी या साइबर अटैक, ये भी संभावनाएं अभी फिलहाल जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उस लिहाज पर स्पेक्युलेट किया जा रहा है। लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा, इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और डेनमार्क ने, आपको बता दें, ट्रंप के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। डेनमार्क कैसे ग्रीनलैंड पर शासन करता है, डेनमार्क और ग्रीनलैंड का रिश्ता आखिर क्या है। ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है, ग्रीनलैंड की अपनी स्थानीय सरकार भी है, ग्रीनलैंड की विदेश और सुरक्षा नीति है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जिम्मेदारी डेनमार्क की, और ग्रीनलैंड के नागरिकों को यूरोपीय संघ का नागरिक माना जाता है। ग्रीनलैंड की आबादी करीब 56,000 है और डेनमार्क और ग्रीनलैंड का ये क्या रिश्ता है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने थी, क्योंकि लगातार ट्रंप के ये बयान एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। राष्ट्र के औरंगाबाद से ऑनर किलिंग का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां दूसरी जाति के युवक से प्यार करना एक लड़की को इतना भारी पड़ा कि उसकी जान चली गई। लड़की को उसके भाई ने ही मौत के घाट उतार दिया। चचेरे भाई ऋषिकेश ने गुस्से में अपनी बहन को 200 फीट ऊंची पहाड़ी से धकेल दिया। लड़की की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो फिलहाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साफ हुआ कि किस तरीके से ऑनर किलिंग का ये मामला सामने आया है, जहां हैरानी इस बात की कि कैसे चचेरे भाई ने ही गुस्से में आकर अपनी बहन को 200 फीट ऊंची पहाड़ी से धकेल दिया। लड़की की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि आरोपी भाई को पुलिस अब गिरफ्तार कर
पूछताछ कर रही है। तस्वीर भी अब आपको हम दिखाते हैं जहां से खूनी भाई ने अपनी बहन की जान ले ली। आरोपी ने 200 फीट ऊंची चट्टान से अपनी छोटी बहन को धक्का दे दिया और मौके पर लड़की की मौत हो गई। वहीं की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जहां चचेरे भाई ने नाबालिग बहन को इसी पहाड़ से धक्का दे दिया। अब एक वीडियो आपके सामने होगा। ये फिलहाल आप ये वीडियो देख रहे हैं जहां पर ये साफ हुआ कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। औरंगाबाद में ऑनर किलिंग की इस घटना को लेकर पुलिस जिस तरीके से मामले की जांच कर रही है, कई बड़े खुलासे हुए हैं क्योंकि नाबालिग बहन को जिस पहाड़ से धक्का दिया उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। अब एक और वीडियो आपके सामने होगा। ये वो वीडियो है जिससे आरोपी की पहचान हुई। बॉल हुकला आणि पहिले हातानेच दरअसल आरोपी ऋषिकेश ने जब हत्याकांड को अंजाम दिया उसी वक्त वहां पर मौजूद कुछ ड्रोन कैमरे से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पूरी वारदात उसी ड्रोन कैमरे में कैद हुई है। जब पुलिस ने छानबीन की तो ड्रोन वीडियो से आरोपी ऋषिकेश की भी पहचान हुई और पुलिस ऋषिकेश को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। मामले की जांच को देखते हुए फिलहाल जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर कृष्णा शिंदे की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। ऋषिकेश तानाजी शिरकर यांनी त्याची चुलत बहीण नम्रता शिरकर ही MIDC वाळूज पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये खवड्या डोंगर नावाचा एक डोंगर आहे, त्याच्या कपारीवरतून तिला वर नेऊन दरीमध्ये ढकलून दिले। तिला घरून विश्वासात घेऊन आणलं आणि तिचा खून केला। त्याचं कारण असं आहे की नम्रता हिचे गावातील एका मुलासोबत अफेअर होतं आणि त्याच्यासोबत ती निघून गेली होती आणि त्या संदर्भामध्ये गोंदी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल झाला होता। घरी आल्यानंतर तिच्या घरच्यांनी तिच्या काकाकडे म्हणजेच ऋषिकेश शेरकर यांच्या घरी वळभगाव येथे पाठवलं होतं तिचं मन परिवर्तन होण्यासाठी, परंतु ती त्यास ऐकण्यास तयार नव्हती आणि मुलगा दुसऱ्या जातीतला असल्यामुळे ऋषिकेशला त्याचा राग येत होता, त्याच्यामुळे तो त्या मुलासोबत बोलायचा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है केरल के मलप्पुरम में हाथियों के उत्पात को लेकर। हाथी के हमले में 20 लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें हमले में घायल एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आपके हाथी के उत्पात का ये वीडियो जिसमें साफ नजर आ रहा है कि लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर है और इसी भीड़ के बीच केरल के मलप्पुरम में हाथियों का ये उत्पात जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। 20 लोग बताया जा रहा है घायल हुए हैं और देखिए हाथियों के इस उत्पात के बाद किस तरीके से यहाँ अफरा तफरी का माहौल था, चीख पुकार मच गई। एक उत्सव की तस्वीरें आपके सामने हैं और उत्सव के दौरान भगदड़ मच गई। हाथी के हमले की ये तस्वीरें केरल से हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ देखिए एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि लोग खुद को संभालें या जिस तरीके से हाथी का ये उत्पात देखने को मिला है, 20 लोग घायल हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि मलप्पुरम में एक उत्सव। अब महाराष्ट्र के नागपुर जिले के गोरेवाड़ा एनिमल रेस्क्यू सेंटर में 3 बाघ और एक तेंदुए की हुई संदिग्ध रूप से मौत के बाद पूरे राज्य के एनिमल रेस्क्यू सेंटर, चिड़ियाघर और नेशनल पार्क, यहाँ तक कि महानगर पालिका के प्राणी संग्रहालयों में जानवरों के रखरखाव और खान पान के लिए नेशनल जू अथॉरिटी ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के बाद अब पूरे महाराष्ट्र में सभी चिड़ियाघरों में चिकन पर पाबंदी लगा दी गई है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर यहां तक कि एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स को अलर्ट कर दिया गया है। केंद्रीय जू अथॉरिटी की एडवाइजरी के मुताबिक अलग अलग पिंजरों में अलग अलग जानवर रखने के आदेश दिए गए हैं। और बर्ड फ्लू पर एडवाइजरी जारी होने के बाद मुंबई की रानीबाग जू अथॉरिटी भी इस मामले के बाद कैसे हरकत में आई है, साफ सफाई को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। जयप्रकाश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल जू अथॉरिटी केंद्र सरकार की और नेशनल जू अथॉरिटी के अलावा राज्य इकाई की जो जू अथॉरिटी है उसने सभी जितने भी जू हैं, प्राणी संग्रहालय हैं, जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर हैं और जो दूसरे सेंटर्स हैं जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है वहां पर एडवाइजरी जारी की है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जाए और सैनिटाइजेशन करने के साथ साथ जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया जाए। जो मेडिकल ऑफिसर है वो ऑन ड्यूटी रहे,
जानवरों के खाने पीने की खास तौर पर जो ध्यान है वो दिया जाए। एक केमिकल का जो पानी है हम देख सकते हैं यहाँ पर, वो रखा गया है जिसमें होकर ही आपको अपने जूते चप्पल के साथ अंदर जाना है। बिना इस केमिकल वाटर के टच किए आप अंदर नहीं जा सकते, यानी कि पूरी तरह से सैनिटाइज इस पूरे इलाके को किया गया। हमारे साथ डॉक्टर दीपिका हैं, वेटरनरी ऑफिसर हैं इस जू की। आप बताएं मैम कि क्या एडवाइजरी आई है, कब एडवाइजरी आई है और पूरी डिटेल बताएं। गोरेवाड़ा जू में जब टाइगर्स और लेपर्ड के डेथ हुए बिकॉज ऑफ H5N1, तब से हमको एडवाइजरी मिला है कि यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल सैनिटेशन है उसको और भी स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। एंड अगर किसी जानवर में कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिल रहा है, लाइक स्नीजिंग हो, कॉफिंग हो, या उसको फीवर है या कुछ नर्वस सिम्टम्स है, तो ये हमको ऐसे प्राणियों को आइसोलेट करना है। और इवन हमारा भी इंटरेक्शन उनसे एकदम रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर है और अमेरिका के लॉस एंजल्स में भयानक आग की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, इसी आग के बाद अब 30,000 लोगों के पलायन को लेकर खबर है। आग की वजह से ही 10,000 घर खतरे में बताए जा रहे हैं और करीब 300 एकड़ इलाके में ये आग जिस तरीके से फैल चुकी है, इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है, क्योंकि लगातार पश्चिमी हिस्सा लॉस एंजल्स का जिस तरीके से इस भयानक आग की चपेट में है। आपको बता दें, तेज़ हवाओं की वजह से ये आग लगातार फैलती जा रही है और 30,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। यहाँ तक की तस्वीरें कुछ देर पहले ऐसी भी सामने आई थी जिसमें नज़र आ रहा था कि कैसे लोग पैदल भाग गए, कईयों की गाड़ियाँ यहीं पर आग की चपेट में आ गई। और फिलहाल आपको बता दें कि इसी आग की वजह से 13,000 से ज़्यादा मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि अब इमरजेंसी की घोषणा की गई है और चेतावनी भी दी गई है कि अभी और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है, इसलिए लोग जल्द से जल्द कोशिश करें कि वो एक सुरक्षित जगह पर शरण ले लें। लगातार फैलती इस आग की वजह से ही आसपास के पूरे इलाके में बिजली भी बंद कर दी गई है, बिजली सप्लाई को भी कट कर दिया गया है, क्योंकि बेकाबू आग पर काबू पाना प्राथमिकता है। और साथ ही जिस तरीके से लगातार ये आग फैलकर ज़्यादातर इलाके और ज़्यादातर घरों को अपनी चपेट में ले चुकी है। हालांकि इस बीच दर्दनाक खबर ये भी सामने आई कि कई लोग निकलने में भी कामयाब नहीं रहे, यानी कुछ लोग अपने घरों में फंसे रह गए, गाड़ियाँ जल गई। हालांकि हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने की जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस आग की वजह से दहशत है, खलबली मची हुई है। अमेरिका के लॉस एंजल्स की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि जहां कैमरे की नज़र जा रही है, साफ है कि किस तरीके से ज़्यादातर इलाका इस भयानक आग की चपेट में आ चुका है। 30,000 लोगों के पलायन की खबर, हज़ारों लोग घर बार छोड़कर भाग चुके हैं। अब ये देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, तस्वीरें यही सामने आई थी कि किस तरीके से बच्चों और बुजुर्गों को प्रैम में बिठाकर लोग पैदल ही इस पूरे इलाके को खाली करते हुए नजर आए। 30,000 लोगों के पलायन की ये खबर सामने आई। जाहिर सी बात है, हालात इस वक्त ऐसे हैं कि किसी तरीके से लोगों को ना एयरलिफ्ट किया जा सकता है और ना ही किसी तरीके से उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। यही वजह है कि पैदल ही लोग भागते हुए नजर आए। हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादातर इलाका जिस तरीके से आग की चपेट में है, लोग घर बार छोड़कर एक सेफ जोन की तरफ जाने की कोशिश करते नजर आए। 13,000 से ज्यादा मकान खतरे में बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त ये भीषण आग और इस पर काबू पाना